अब तक हमने पढ़ा कि आवेश को उत्पन्न कैसे करते हैं, आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि एक आवेश है वो दूसरे आवेश को किस प्रकार प्रभावित करता है। जैसे पास में अगर एक आवेश के पास अगर दूसरा आवेश पड़ा है तो उस पर कुछ ना कुछ बल लगाएगा, मतलब अपने जो विद्युत क्षेत्र है उसके कारण दूसरे आवेश को प्रभावित करेगा। तो उस पर जो बल लगेगा उसका पता लगाने के लिए सबसे पहले कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेश हों, जैसे एक Q1 मान लिया, एक Q2 मान लिया, और इनके बीच की दूरी मान ली R। स्थिर बिंदु आवेश हों। बिंदु आवेश का मतलब क्या है कि इन दोनों का जो आकार है ना वो इन दोनों के बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है। इनका आकार बहुत छोटा है इनके बीच की दूरी की तुलना में। तो कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, चाहे प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है। प्रतिकर्षण बल कब होगा? जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे। और आकर्षण बल कब होगा? जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F, वो होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है R उसके वर्ग के विकर्मानुपाती होता है। मतलब ये दोनों के बीच की दूरी R, उसका वर्ग और ये विकर्मानुपाती। मतलब दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती होता है। तो अगर इन दोनों को हम साथ लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 बट्टा R²। अब अगर हम इस समानुपाती स्थिरांक को हटाएं तो F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R²। यहाँ पे जो K है वो है एक समानुपाती स्थिरांक। और जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या होता है? ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। अब एक वर्ड है हमारे सामने विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या होती है? कोई भी जो माध्यम होता है उसकी विद्युतमय होने की प्रकृति। मतलब कोई माध्यम है, माध्यम कैसे भी हो सकते हैं, जैसे जल ले लो, वायु ले लो, कोई लकड़ी ले लो, धातु ले लो, ये सब एक अलग अलग माध्यम है। इनमें से जो आवेश है ये क्या करता है? विद्युत बल रेखा निकलती है, इससे वो हम आगे देखेंगे कि इस प्रकार विद्युत बल रेखा निकलती है, उनको कितनी आसानी से ये पार होने देते हैं। मतलब विद्युत बल रेखाएं इन माध्यमों से जितनी आसानी से पार होने देगी वो उतना ही ज्यादा विद्युतशील होगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब निर्वात कितनी आसानी से विद्युत बल रेखाओं को पार होने देता है। और जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। और इसका जो मात्रक है वो मात्रक अभी हम आगे निकालेंगे। अब जो कूलाम का नियम है इसके दो और पॉइंट है। दो पॉइंट तो ये हो गए कि गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो और पॉइंट है कि ये जो बल होता है ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब अगर इस आवेश पे बल, अगर मान लो ये दोनों धनावेश है तो इस पर इसके कारण बल किधर लगेगा? ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा मतलब इससे दूर बल लगेगा, लेकिन ये बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। मतलब इस तरफ ये प्रतिकर्षित कर रहा है। और इस आवेश पे अगर बल निकालना है, क्योंकि ये आवेश भी इस पे बल लगाएगा और ये आवेश भी इस पे बल लगाएगा। अगर हमको Q2 पे बल निकालना है तो Q2 पे बल लगेगा Q1 के कारण, दोनों को आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। और किधर लगेगा? प्रतिकर्षित करेगा, मतलब खुद से दूर धकेलेगा, मतलब इस साइड लगेगा। और 3 पॉइंट हो गए। और चौथा पॉइंट है कि ये जो बल है ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब
अलग अलग माध्यमों में इन दोनों आवश्यक बीच लगने वाला बल अलग अलग होगा। जैसे हमने देखा माध्यम से किस प्रकार निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा विद्युतशीलता से। अगर हमको k का मान निकालना है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आसानी से सोल्व करने के लिए हमको k का मान चाहिए सीधा, और k का मान कैसे निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला हुआ है ये, तो k का मान आ जाएगा k बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका मात्रक होता है k का। अब ये हमने देखा है बल, ये हमने देखा निर्वात में। अगर इन दोनों आवश्यक के बीच में अगर निर्वात हो तब आएगा हमारे पास ये सूत्र। अब अगर मान लो माध्यम हो, कोई दूसरा माध्यम हो, तो माध्यम की उपस्थिति में बल F मतलब मीडियम माध्यम बराबर, अब अगर हम k की जगह हमको रखना है 1/4 पाई, अगर निर्वात होता तो एप्सिलॉन नॉट आ जाता। अगर कोई दूसरा माध्यम है तो वहां पे आता है सिर्फ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, और बाकी ये का ये रह जाएगा Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको अगर निर्वात में लिखना चाहे तो k की जगह हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। अब देखो ये तो हो गया निर्वात में बल, और ये हो गया माध्यम में बल। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता, और यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये हो गया कूलम का नियम। मतलब कूलम के नियम से हम क्या निकाल सकते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों, मतलब ये गतिशील नहीं होनी चाहिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को हम कूलम के नियम से निकाल सकते हैं। अब अगला हमारा एक राशि होती है निरपेक्ष विद्युतशीलता, जिसको हम परावैद्युतांक भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक माध्यम का गुण होता है। इसको हम समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो बिंदु आवेश ले लिए Q1 Q2, इनके बीच की दूरी है R। पहले ये रखे गए हैं निर्वात में। दूसरी कंडीशन में हमने क्या लिया, वही आवेश ले लिए Q1 Q2 समान परिमाण के, बीच की दूरी भी समान है R। इस बार हमने निर्वात की जगह किसी रख दिया माध्यम। ये माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे जल हो जाए, धातु हो जाए, लकड़ी हो जाए, या फिर कोई तेल, कोई भी अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, उसमें हमने रख दिया। तो इन दोनों कंडीशन में भले इनके परिमाण समान हो, आवेशों के इनके बीच की दूरी समान हो, लेकिन माध्यम अलग अलग है, तो इनके बीच लगने वाला बल भी अलग अलग होगा। उसी बल को समझाने के लिए ये परावैद्युतांक हम आज समझेंगे कि परावैद्युतांक क्या होता है। तो परावैद्युतांक की सीधी सी परिभाषा हो सकती है, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक वह मान होता है कि निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम की उपस्थिति में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का जितना गुना ज्यादा है वह इसका परावैद्युतांक होगा। ये तो बात फिक्स है कि निर्वात की उपस्थिति में बल माध्यम से ज्यादा लगेगा, और वह जितना ज्यादा लगेगा वही उस माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन R से। ये क्या हो जाएगा, निर्वात में बल बट्टे माध्यम में बल। मतलब निर्वात में बल माध्यम में बल से जितना गुना ज्यादा है वही उस माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा। तो एप्सिलॉन R बराबर निर्वात में बल को हम मान लो F नोट से लिखे, माध्यम में बल को हम लिखे F, M से M मतलब मीडियम। तो हमको क्या लेना है, F नोट मतलब निर्वात में बल, उसको हमने निकाला था निर्वात में बल को 1/4 पाई, निर्वात की विद्युतशीलता लेनी है मतलब एप्सिलॉन नोट, और वही Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। और माध्यम में बल को हमने क्या लिखा था 1/4 पाई,
अब इस बार विद्युतशीलता निर्वात के न होकर माध्यम में बल निकाल रहे हैं तो विद्युतशीलता आ जाएगी माध्यम की, और माध्यम की विद्युतशीलता हमने क्या लिखी थी, सिर्फ एप्सिलॉन, और वही कूलाम के नियम से Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। अब देखो ये कट गए, ये कट गए, तो एप्सिलॉन R बराबर क्या आ गया, 1/एप्सिलॉन0, और ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा एप्सिलॉन/1। तो एप्सिलॉन R बराबर हो गया एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नोट। तो एक पराविद्युतांक की एक सिंपल सी परिभाषा निकल के आ गई, किसी भी माध्यम का पराविद्युतांक उस माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के रूप में हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। ये हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आएगा। और इसकी अगर और परिभाषा और डेरिवेटिव बनाए तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नोट। तो इस प्रकार हम ये काफी न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएगा। तो अभी तक हमने कुछ महत्वपूर्ण आज की क्लास में जो समीकरण पढ़े हैं वो है, एक तो ए बराबर के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, जहाँ पे हमने पढ़ा है के का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलाम स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ा है के का मान, जो सीधे अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो उसमें आ जाएंगे, या फिर हम के को और क्या लिख सकते हैं, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट कब लिखेंगे, जब निर्वात दिया गया हो, और 1/4 पाई एप्सिलॉन कब लिखेंगे, जब हमको माध्यम दिया गया हो। एक तो हो गया हमारा महत्वपूर्ण समीकरण ये, और एक हमने पढ़ा था कि एप्सिलॉन मतलब माध्यम की विद्युतशीलता निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होती है। ये हो गए हमारे आज दो महत्वपूर्ण समीकरण। अब कुछ निरपेक्ष विद्युतशीलता कुछ माध्यम के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले वायु की विद्युतशीलता होती है 1.00, निरपेक्ष विद्युतशीलता 0.59। अब ये लगभग 1 के बराबर है। हम अब जब गणना ही करेंगे तो हम लोग इसको राउंड फिगर करके हम इसको 1 ही लिख देंगे। निर्वात की तो सबको पता है निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होती है, 1। फिर जैसे जल, आसुत जल, उसकी होती है 80। और ये हमारे क्वेश्चन में अगर ER आएगा तो हमको क्वेश्चन में एप्सिलॉन आ रहेगा तो हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो इसको हमको याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है। जो हमने कूलाम का नियम में जो हमने बल पढ़ा था उसकी दिशा निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बल में दिशा ही एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। तो कूलाम का नियम का सदिश रूप, इसका मतलब ये है कि कूलाम जो बल लग रहा है उसकी हमको दिशा को दर्शाना है। तो उसके लिए हम एक निर्देश तंत्र लेते हैं, जैसे XY ले लिया। इसके अंदर हम दो आवेश रखते हैं, जैसे ये हमने Q1 रख दिया, ये Q2 रख दिया। अब निर्देश तंत्र ले रहे हैं तो सदिश से इनकी दिशा दर्शाएंगे। मान लेते हैं जो Q1 है वो R1 वेक्टर पे है, उसकी स्थिति R1 वेक्टर है, और जो Q2 है इसकी स्थिति मूल बिंदु 0 0, इससे इसकी स्थिति R2 वेक्टर है। ये दोनों आवेश हैं। इन दोनों की स्थितियां मूल बिंदु से दर्शाई गई है। जो Q1 है वो R1 वेक्टर दूरी पे है, और जो Q2 है वो R2 वेक्टर स्थिति पे है। अब इन दोनों के बीच की दूरी, इसको अगर हम सदिश से लिखें तो इसको लिख देते हैं हम R21। Q2 की Q1 से दूरी को लिखेंगे हम R21 वेक्टर, और Q1 की Q2 से दूरी को हम लिख देंगे R12 वेक्टर। इनका परिमाण दोनों का समान है लेकिन दिशा विपरीत है। अब देखो हम बल निकालते हैं Q1 पर, तो Q1 पर Q2 आवेश के कारण बल, इसको दर्शाना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो इसको कैसे दर्शाएंगे हम? F मतलब बल, किस पर बल? Q1 पर बल, किसके कारण बल? Q2 आवेश के कारण होता है मतलब Q2। ये आ गया F12 और ये वेक्टर मतलब ये दिशा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम पहले तो वो फॉर्मूला वही लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन आवेश के मान Q1, इनके परिमाण लिखेंगे Q1 Q2। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी सबसे पहले हम किसकी निकाल रहे हैं? F12, 1 पर 2 के कारण बल। तो 1 से 2 की दूरी को हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम R1 माइनस R2। ये इसको हम सीधा लिख सकते हैं R12 वेक्टर का परिमाण लेंगे हम, और सूत्र क्या होता है हमारा? F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर होता है। तो R स्क्वायर है तो यहाँ पे R क्या है? R12 वेक्टर और इसका स्क्वायर। ये तो हो गया इसका परिमाण। अब लिखनी है हमको इस बल की दिशा। तो दिशा किस तरफ होगी? ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों धनावेश है, तो इसके कारण इस पर लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो Q2 है वो Q1 को किस तरफ दिखाएगा? इस तरफ। तो Q1 पर Q2 पर Q2 के Q1 के कारण बल लगेगा, वो लगेगा इस तरफ। और इस दिशा को हमने क्या लिखा है? R12। और दिशा को लिखने के लिए हमारे लिए काम आते हैं एकांक सदिश। जिसको हम कैप लगा के दर्शाते हैं। तो इस दिशा को लिखने के लिए हम लिखेंगे R12 कैप। Q2 बट्टा R12 वेक्टर का परिमाण और इसका स्क्वायर। अब देखो एकांक सदिश को हम कैसे लिख सकते हैं? एकांक सदिश जैसे आई कैप होता है, तो आई कैप को हम कैसे लिखते हैं? सदिश बट्टा सदिश का परिमाण। तो ये क्या होता है? एकांक सदिश। इसी प्रकार अगर हमको R1 कैप को लिखना है तो इसको हम लिख देंगे R12 वेक्टर बट्टा इसका परिमाण, मतलब R12 वेक्टर का परिमाण। ये हो गई हमारी दिशा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा, अब देखो R12 स्क्वायर दोनों सेम पद है, ये स्क्वायर है और ये एक घात है, तो दोनों घातें जुड़ जाएगी। तो आ जाएगा R12 वेक्टर इसका परिमाण और इसकी घात आ जाएगी 3 और साथ में आ जाएगा R12 वेक्टर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसमें हमने क्या निकाल लिया कि जो Q1 आवेश है उस पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, उसका ये तो हो गया परिमाण और ये हो गई इसकी दिशा। दिशा मतलब R12 वेक्टर मतलब इस दिशा में बल लग रहा है Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण। अब निकालेंगे हम Q2 आवेश के कारण, सॉरी Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर बल। तो उसको कैसे निकालेंगे? सेम ऐसे करना है। अब बल किस पर निकालना है? Q2 आवेश पर मतलब F2, और किसके कारण लग रहा है? तो लग रहा है F1 के कारण, और ये हो गया वेक्टर सदिश। फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा, अब लिखनी है हमको दूरी Q2 और Q1 के बीच की दूरी। Q1 और Q2 के बीच की दूरी तो हमने सदिश में लिखी थी R12 वेक्टर, और Q2 और Q1 के बीच की दूरी हो जाएगी R21 वेक्टर। इसका लेना हमको परिमाण, और साथ में फॉर्मूले में हमारे R स्क्वायर आता है, तो ये आ गया R स्क्वायर। अब ये तो आ गया बल का पूरा परिमाण। अब लिखनी है हमको इसकी दिशा। ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, दोनों समान प्रकृति के हैं, तो ये लगाएगा इस पर प्रतिकर्षण बल, और वो किस तरफ लगेगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। अब Q1 है, Q2 को धक्का देगा, किस तरफ देगा? उस तरफ, तो ये बल लगेगा इस तरफ। और इस दिशा को हमने क्या लिखा था? R21, R21, तो हो जाएगी ये R21 कैप। कैप से हम लिखाते हैं दिशा को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R21 का परिमाण का स्क्वायर। अब इसको एकांक सदिश को हम अगर सदिश रूप में बदलना चाहिए तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर, सेम उसी तरह R21 वेक्टर बट्टा वेक्टर का परिमाण।
अब यहाँ पे घात 2 है और ये घात ये है, दोनों गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R21, इसका परिमाण की घात 3 और ये हो जाएगा R21 वेक्टर। अब देखो जो दोनों बल है उसके अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है, ये सेम है, ये सेम है, ये जो सदिश है इसमें चेंज आ रहा है। अब इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो तो सेम है, चाहे इसको R21 लिखो चाहे R12 लिखो, इनका परिमाण सेम होगा लेकिन दिशा अलग अलग होगी। तो ये देखो R21 R12, अगर इनकी तुलना करें तो R12 का जो परिमाण है वो R21 के परिमाण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इनकी दोनों की जो दूरी है उनकी दूरी का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा अलग अलग है, तो हम परिमाण तो समान लिख सकते हैं। तो इस जगह अगर हम ये रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R21 के परिमाण की जगह R12 का परिमाण लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का परिमाण सेम है, और R21 वेक्टर। तो अब तक हम दोनों आवेशों के ऊपर लगने वाले बल निकाल चुके हैं, F12 और F21, इसकी हमारे पास दिशा भी आ चुकी है। अब हमको एक चीज देखनी है कि जो R1 वेक्टर है, R12 वेक्टर, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? R12 वेक्टर की दिशा किसके विपरीत है? R21 के विपरीत है, तो हम इसके आगे चिन्ह किसका लगा देंगे? माइनस का, क्योंकि उल्टी दिशा, इन दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत थी, इसलिए हमने इसको बराबर करने के लिए आगे माइनस लगा दिया। माइनस का मतलब इसका जस्ट उल्टा, मतलब हम R12 वेक्टर को हम देख सकते हैं माइनस R21 वेक्टर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। 1, 2 और 3, इनसे हम तुलना करने पर क्या लिख सकते हैं? जो R21 वेक्टर है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R21 वेक्टर बराबर, ये भी किसका उल्टा है? R12 वेक्टर का, तो इसको माइनस लगा देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। तो हम क्या करेंगे, ये जो R21 वेक्टर है इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस R12 वेक्टर, मतलब F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R12 वेक्टर का परिमाण की घात 3 और माइनस R12 वेक्टर। अब देखो F12 और F21 में क्या फर्क आ रहा है दोनों फॉर्मूलों में? ये सेम है, ये सेम है, सिर्फ आगे माइनस आ रहा है, तो माइनस को आगे रख लेंगे हम। F21 वेक्टर बराबर माइनस, और बाकी सारा का सारा इसके जैसा है, तो ये हो गया F12 वेक्टर। तो ये हो गया कूलॉम के नियम का सदिश रूप। और ये जो कूलॉम के नियम का सदिश रूप है ये न्यूटन के तीसरे नियम की पालना करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि दो आवेशों का बल, जितना बल लगता है उस पर उतना ही वापस बल लगता है। जैसे ये Q1 है, ये Q2 पर जितना बल लगा रहा है F12, उतना का उतना ही Q2 Q1 पर वापस बल लगा रहा है F21। लेकिन उन दोनों बलों के अंदर फर्क क्या है? दिशा का फर्क है। मतलब Q1 है वो Q2 पर बल इस दिशा में लगा रहा है, लेकिन Q2 है वो Q1 पर बल इस दिशा में लगा रहा है। तो कूलॉम के नियम का सदिश रूप यही है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल परिमाण में समान होता है लेकिन दिशा में विपरीत होता है।